स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। तो देखिए क्लास 9 मिड टर्म रिवीजन में हम यहाँ पे पॉलिटी की रिवीजन करने वाले हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो ये बात निकल के आ रही है कि कुछ स्कूल ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं मंडे को या नेक्स्ट वीक में आपका। ठीक है, जो अपकमिंग वीक है तो मंडे को ही या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। स्कूल बंद है इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से तैयार रहिए। देखिए मैंने हिस्ट्री की रिवीजन करवा दी थी, तो यहाँ पे पॉलिटी आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और दूसरा है संविधान निर्माण। दोनों चैप्टर को मैं इतने अच्छे से यहाँ पे करवाने वाली हूँ कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको ना तो बुक उठाने की ज़रूरत है और ना तो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको कवर करा दिया जाएगा सिर्फ इस सिंगल वीडियो में, दोनों चैप्टर, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लें या सुन लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो उससे क्वेश्चन है लोकतंत्र की परिभाषा, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित करिए, लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, लोकतंत्र क्या है। इस तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सरल भाषा में ये आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र। क्या है, लोगों का तंत्र, अर्थात लोगों का शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपने शासक को स्वयं चुनते हैं। और अगर हम इसे और अच्छे से समझें तो इसमें इसे हम क्या बोलते हैं, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, लोगों का तंत्र। लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन से हैं, 3 मूल कौन कौन से हैं। तो जिस पे ये स्तंभ होता है ना, जिस पे टिका होता है लोकतंत्र, वो क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, ये स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए ही तो। रूस की क्रांति क्यों होती है, भारत में आंदोलन क्यों होते हैं, ये स्वतंत्रता और समानता को हासिल करने के लिए तो किसी भी लोकतंत्र की जो नींव है वो क्या है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, कि सबको न्याय मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। किसी भी लोकतंत्र की, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, भारत के लोकतंत्र की क्या विशेषता है, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, या क्या खूबियां हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा, क्या होता है, लोगों का शासन। तो शासक को कौन चुनता है, जनता। लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। इसका मतलब क्या होता है, वोटिंग होती है, जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट देता है और वोटिंग के आधार पर चुनाव होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है, यानी जनता जिसको चुनती है अपने मुखिया को, वही अंतिम निर्णय लेता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का समान अवसर मिलता है, यानी कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्हें इक्वल चांस मिलेगा जीतने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना मन बदल सकते हैं और वोट भी बदल सकते हैं। लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य है, चाहे एक प्रधानमंत्री वोट देता है और चाहे एक आम आदमी वोट देता है, एक रिक्शे वाला वोट देता है, सबके वोट में बराबर ही काउंट होता है। ऐसा नहीं होता कि ये एक वोट है पर ये पीएम ने दे दिया तो इसे 10 गिना जाएगा। ठीक है, सबका वोट बराबर है। लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और न्यायिक अधिकारों द्वारा खिंची लक्ष्मण रेखा के भीतर कार्य करती है। लेकिन सरकार कैसे कार्य करेगी, ये सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार के पास एक दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, और उस संविधान को हम क्या बोलते हैं, रूल बुक। इसमें सारे कानून और नियम लिखे हैं, प्रधानमंत्री को कैसे काम करना है, राष्ट्रपति को, मंत्री को, और इसी के अनुसार पूरे देश को काम करना होता है, शासन व्यवस्था को। तो यहाँ पे अपने मन से वो काम नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, और अगर राजतंत्र है तो वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। अगला है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर कैसे है। एक क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र की क्या खूबियाँ हैं, और दूसरा बोलता है कि कंपैरिजन बिटवीन
डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, या फिर बोल सकते हैं कि लोकतंत्र दूसरे से कैसे बेहतर है। तो लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र क्या है, सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक कैसे चुनती है, खुद चुनती है, जबकि दूसरी प्रणालियों में क्या होता है कि जनता को हो सकता है अवसर ही ना मिले। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने का अवसर है, ठीक है। जैसे कि आपका विचार कुछ और है, दूसरे का विचार कुछ और है, तो आप दोनों ही अपने विचार रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसमें क्रांति का भय नहीं होता है। क्रांति कब होती है, जब लोगों कोई निरंकुश शासक होता है, तो यहाँ तो जनता खुद ही अपने शासक को चुनती है, और अगर जनता को शासक पसंद नहीं आता तो वो उसे हटा भी सकती है। इसलिए क्रांति का जो भय होता है वो कम होता है। इसके बाद लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो आपको कौन से राइट्स मिलते हैं लोकतंत्र में। प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकती है, ठीक है। कैसे चुनती है, वैश्विक मताधिकार, यानी आपको किसका अधिकार मिलता है, वोट देने का अधिकार मिलता है। वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है। लोगों के पास क्या अधिकार है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। वह सरकार की आलोचना कर सकता है, ठीक है। अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो वो आवाज़ भी उठा सकता है। विरोधी दल में शामिल हो सकता है, आपके पास अधिकार है, आप किसी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। वे चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार है। वे किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, और निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिना दल के भी। तो इस तरह के जो राइट्स हैं वो सभी, ये अधिकार सभी को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है वो बनता है, एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके सामने चैलेंजेस क्या होते हैं, तो समस्या क्या है वो आप भारत से भी रिलेट कर सकते हैं। एक होती है बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, अशिक्षा की, या फिर बोल सकते हैं जो साक्षरता दर है वो कम है उसकी समस्या, और जात पात की समस्या। तो बेसिकली ये मेजर चैलेंजेस होते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने। अगला प्रश्न जो बनता है वो लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन में अंतर। मैंने कहा कि देखिए आपसे ऐसे लोकतंत्र की खूबी, लोकतंत्र बेहतर क्यों है, और इसमें कंपैरिजन करने को भी आ सकता है, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र सरकार में अंतर बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर इस प्रकार है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो कैसी होती है, राजनीतिक प्रणाली जहाँ सरकार का चयन किया जाता है और उसकी जगह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। हम सरकार को कैसे चुनते हैं, चुनाव से चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं, ठीक है। तो चुनाव कैसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। राजनीति और नागरिक जीवन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। जो कानून होता है वो हर इंसान के लिए सेम है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सभी नागरिकों के मानवाधिकार का संरक्षण, यानी आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो सबको ही मिलते हैं लोकतंत्र में। अगर हम गैर लोकतंत्र की बात करें तो लोग नेताओं का चयन या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। गैर लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो तो राजशाही होती है या तानाशाही होती है। तो जो राजतंत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, एक परिवार ही पूरा बार बार शासक को चलाता है। एक राजा होता है, उसका बेटा आता है, फिर राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा आता है, वो राजा बन जाता है, और इसी तरीके से ये चलता रहता है। जनता का इसमें कोई रोल नहीं होता है। लोगों के मौलिक मानवाधिकार नहीं होते हैं, उन्हें विरोध करने का, ठीक है, या अपने विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, किसमें, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं लिखिए डेमोक्रेटिक कंट्री का। तो राजनीतिक प्रणाली जहां सरकार का चयन किया जाता है और उसकी जगह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, ठीक है, वही जो अभी हमने पढ़ा। राजनीति और नागरिक में नागरिकों की भागीदारी होती है। कानून जो सभी नागरिकों के लिए कैसा होता है, समान होता है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इंटर रिलेट मिलेंगे।
लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों ज़रूरी है? तो भाई जो चुनाव है वोटिंग प्रणाली होती है वो मूलभूत होता है किसी भी लोकतंत्र का, तो यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सही लीडर को चुना जा सकता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, अर्थात सरकार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से जनता के द्वारा किया जाए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि लोग जिसको चाहते हैं वही उसका नेता बनता है। निष्पक्ष चुनाव के चलते सत्ताधारी दल को हमेशा भय रहता है कि उसे हटाया जा सकता है। अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो जो भी पार्टी है वो काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर वो नहीं करती तो उसे ये भय रहता है कि उसे हटा दिया जाएगा अगली बार, या जो जनता चाहे तो उसे बीच में भी हटा सकती है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है तो आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? वह किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, ठीक है, सबसे पहली बात कि उसका बैकग्राउंड ऐसा ना हो कि जो अपराध से जुड़ा हुआ हो। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, तभी भारत की समस्याओं को समझेगा। वह जातिवाद का समर्थन ना करता हो कि भाई जाति और भेदभाव ऐसा ना करता हो। वह व्यक्ति कोई मुकदमा दर्ज ना हो, उस व्यक्ति पे कोई मुकदमा दर्ज ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? बहुदलीय का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे दल, मल्टीपल पार्टीज होती हैं। एक शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा सरकार बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत, जहाँ पे देखिए एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, एक सी पार्टी है। सभी पार्टी चुनाव में भाग लेती हैं और सभी उसमें वोट दे सभी उसमें से कोई भी जीत सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुदलीय। कुछ होते हैं दो दलीय, कुछ देश होते हैं जहाँ पे केवल दो ही पार्टी होती है, जैसे अमेरिका, कभी ये जीतेगी कभी ये, और कोई कंपटीशन में आएगा ही नहीं। और कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ केवल सिंगल पार्टी होती है, लाइक चाइना। विपक्षी दल किसे कहते हैं? जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं करते और सरकार नहीं बना पाते उन्हें विपक्षी दल कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मतलब जीतने वाली पार्टी से जो उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करते हैं उनको अवसर मिलता है विपक्षी दल बनाने का, यानी अपोजिशन में बैठने का और सरकार की नीतियों पे हमेशा अंकुश लगाने का, जिससे सरकार मनमानी ना कर सके। लोकतंत्र शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। देखिए खूबियां बहुत पढ़ ली, अब कमियां बता दीजिए। फैसलों में देरी। फैसलों में देरी क्यों होती है भाई? क्योंकि कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं कि लोकतंत्र में लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में लंबा समय लग जाता है। खर्चीली चुनाव प्रणाली। चुनाव पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है कि उतना आप डेवलपमेंट में लगाएं तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाए। भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और अस्थिर सरकार होती है, यानी सरकार को हटाया भी जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों तथा तकरारों को कैसे कम करती है? यानी कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं दो लोगों के बीच में, उसको कैसे कम करती है? विविधता के कारण टकराव को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में टकराव को न्यूनतम किया जा सकता है। क्यों? देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले यहाँ मान लो 10 लोग बैठे हैं, 10 में से कैसे फैसले लिए जाते हैं? फैसले लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, इसलिए टकराव कम हो जाता है। डिसीजन वो लिया जाता है जो ज़्यादा लोग जिस चीज़ को फेवर करते हैं वो डिसीजन लेते हैं, बहुमत के आधार पर लेते हैं, इसलिए टकराव कम होते हैं। इस तरह से समाज के विभिन्न समूहों को आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है, सभी की बातों को रखने का और उनको सुना जाता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है जिससे सबको समान अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टकराव की स्थिति कम हो जाती है। एक दलीय शासन व्यवस्था ये आप क्या समझते हैं? जहाँ पे केवल एक ही दल होता है, वही चुनाव लड़ता है और वही अपना शासन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक दलीय शासन व्यवस्था। प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित परंपरागत रूप से प्रकाशित अखबारों को प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इज द कीवर्ड, ठीक है। चाहे अखबार हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? प्रेस की स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे आप देखते हैं न्यूज़ मीडिया, ठीक है, अपने हर चीज़ बताते हैं कि अपोजिशन ये कह रहा है, लीडर्स ये कह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रेस की स्वतंत्रता। राजशाही शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? राजशाही इस प्रकार का शासन होता है जहां लीडर या शासक क्या होता है? किसी एक ही परिवार से होता है। जैसे आपने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां, तो उसके पूर्वज भी तो राजा रहे थे, तभी तो वो राजा बना।
हमारे यहाँ भी होता था जब आप मुग़लों को पढ़ते हैं, ठीक है, कि बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, तो एक ही परिवार का बेटा बने जा रहा है, चाहे वो काबिल हो या ना हो, बस बने जा रहा है, राजा बने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, राजशाही व्यवस्था कहलाती थी। प्रेस की स्वतंत्रता से देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे भूमिका निभाती है। जो प्रेस है वो डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को कैसे प्रमोट करती है। प्रेस सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व को समय समय पर याद दिलाती है। सरकार कुछ भी जो काम करते हैं तो उसमें प्रेस क्या करता है, बोलता है कि आपका ये राइट है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। प्रेस जनता के समक्ष सरकार की नीतियों को रखता है। सरकार जो नीतियाँ बनाती है सब कुछ जनता के सामने नहीं आ पाती, तो प्रेस उन्हें जनता के सामने रखती है और इससे लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता है। अगला है कि महिलाओं के विकास में लोकतंत्र शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। महिलाओं का लोकतंत्र महिलाओं के विकास में, मतलब महिलाओं के डेवलपमेंट में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही है। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं को, हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उस वक्त भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिले, इसकी बात पहले नहीं की गई थी। मौलिक अधिकार के तहत महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, ठीक है, शिक्षा का अधिकार मिला। और कुछ जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, ठीक है, सती प्रथा, इन सबको भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र से इन पे अंकुश लगाने में ज़्यादा मदद मिली है। कुरीतियों तथा सामाजिक भेदभाव को से भी सुरक्षा मिली है महिलाओं को, ठीक है, क्योंकि उनका भी कुछ अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनको मौलिक अधिकार मिल गए, तो इससे वो कुरीतियों से भी बची। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो आ जाता है कि लोकतंत्र अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की समस्या कम होती है। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की समस्या कम इसलिए होती है क्योंकि देखिए सरकार के पास खाद्य भंडारण होता है और सरकार किसी भी जाति, नस्ल, इन सब का भेदभाव छोड़ के, रंग भेद, इन सब का भेदभाव छोड़ के सरकार, अगर कोई भी बाढ़, भूकंप या आपत्तिजनक समस्या आती है तो सरकार जो है सभी के लिए खाद की व्यवस्था करती है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय से हो, ठीक है। तो सरकार क्या है, एक पालक की तरह कार्य करती है, तो यहाँ भुखमरी की समस्या कम होती है। वहीं विपरीत अगर देखेंगे राजतंत्र में, तो राजतंत्र में ज़रूरी नहीं है कि राजा हर किसी के लिए व्यवस्था करे, उसका मन है तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। पर लोकतंत्र में करेगा, क्यों? क्योंकि लोगों ने ही उसको चुना है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है किसी विपत्ति के समय वो जनता का ख्याल रखे। संविधान किसे कहते हैं भाई? तो संविधान क्या है? संविधान एक रूल बुक है, ठीक है, नियमों की किताब है जिसे हमने ही बनाया है, हम लोगों ने ही, यानी हमारे पूर्वजों ने देश आज़ादी के समय बनाया और कहा कि देश को इस प्रकार चलाया जाए कि सबको समान न्याय मिले, ठीक है। तो बुनियादी नियमों और कानूनों की एक किताब है जिसके द्वारा किसी देश या सरकार को चलाया जा सकता है और उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित वह व्यवस्था है, विशिष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका 1948 और 1994 के बीच चलाई गई थी, ठीक है। तो रंग भेद क्या होता है? रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि काले और गोरे में भेद, और ये भेद कहीं कहीं तक हमारे भारत में भी आया था ब्रिटिश काल में, तो उस चीज़ को ये रंग भेद की नीति कहा जाता है। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? संशोधन मतलब क्या होता है बेटा? संशोधन का मतलब होता है बदलाव। तो हमारा जो संविधान है उसमें हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार, हमारे जो जिन्होंने संविधान बनाया था वो बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने ये सोचा था कि भविष्य में और कानूनों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया था कि आप संविधान संशोधन कर सकते हो, यानी कि कुछ पॉइंट, कुछ नए कानून बना सकते हो और कुछ पॉइंट को हटा सकते हो जो रियलिस्टिक ना रह जाएँ, ठीक है, समय आने पर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन, मतलब कुछ कानूनों में परिवर्तन कर कानून बनाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि पहले जो था शिक्षा का अधिकार जो था उसको कंपलसरी नहीं किया गया था, फिर हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं बहुत सारे कानून अब बने हैं जो आज़ादी के टाइम नहीं बने थे, तो वो कैसे बने हैं? संविधान संशोधन करके। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ होता है कि बेटा किसी का भी, हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, जो देश है वो सभी धर्मों को सम्मान करता है और सभी धर्मों को आज़ादी देता है कि वो आप अपने धर्म का, सभी लोगों को आज़ादी देता है, वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। कुछ देश ऐसे होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं कि आपको एक ही धर्म का पालन करना पड़ेगा, तो वो हमारा देश नहीं करता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य है, कैसे? तो उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है कैसे। सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ को में जा सकता है, ठीक है। ऐसी आप पे कोई रोक नहीं है। अगर आप कोई धर्म बदलना चाहते हैं तो परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा देश, ठीक है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना सकते हो, उसके लिए रोका टाकी नहीं की जाएगी, ठीक है। सरकारी नौकरियाँ योग्यता के अनुसार दी जाती हैं, ठीक है। और कहीं पे भी नौकरियाँ आपको योग्यता के अनुसार मिलेंगी, ना कि धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से जो भारत है वो कैसा है, एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 आदर्श हैं। जो हमारी प्रस्तावना है ना, जो आपकी हर किताब के पहले पेज पे लिखी होती है, जिसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, यानी कि प्रस्तावना बोलते हैं, उसमें कुछ 4 मूल बातें हैं। वो क्या हैं? तो वो ये हैं कि भारत को सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ठीक है। यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। तो ये 4 बातें हैं जो आप लोगों ने प्रीएम्बल, आपकी हर एनसीईआरटी किताब में पहले लिखा होता है। तो ये 4 मूल बातें हैं। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। अगर नियम कानून की बुक नहीं होगी तो हर सरकार आएगी, वो अपने अनुसार कार्य करेगी। इसलिए कॉमन, आपके स्कूल में एक कॉमन डिसिप्लिन बनाया जाता है ना, कि स्कूल में कोई भी प्रिंसिपल आए, कोई भी टीचर आए, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा आए, तभी तो सालों साल स्कूल चलते हैं। तो इसी तरीके से देश को चलाने के लिए एक रूल बुक बना दी गई है, जिससे कोई मनमानी ना कर सके, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और देश लंबे समय तक सही तरीके से चलता रहे। अगला है कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो कैसे है? जीवान दस्तावेज इसलिए है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, संविधान है, ऐसा नहीं है एक बार बना दिया बस वो स्थिर है, उसको पढ़ते जाओ हिस्ट्री की तरह। हमारा संविधान ऐसा है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम इसमें नए कानून ऐड कर सकते हैं समय के अनुसार, ठीक है। नई नीतियाँ ऐड कर सकते हैं और कुछ पुराने जो उस समय के लिए सही थे पर अभी सही नहीं, उनको हटा भी सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, जीवंत कहते हैं, क्योंकि उसमें बदलाव किया जा सकता है। संविधान लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा गया था? हमारे देश में इस बात का ध्यान रखा था विविधता की। जो भारत भूमि है वो इतनी बड़ी है और इतनी विविधता है, यहाँ इतनी वेरिएशन है, तो उसको ध्यान में रख के बनाया जाए। धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। समानता, सभी को समानता मिले। सामाजिक न्याय, सबको न्याय मिले। और देश की अखंडता, की जो भारतवर्ष है उसकी अखंडता बनी रहे संविधान बनने के बाद भी। अगला प्रश्न है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली बैठक यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पहली बैठक। संविधान निर्माण के कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन, इतने दिन लगे थे। संविधान किसने लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, एक कम 300। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर। और समानता से आप क्या समझते हैं? समानता का अर्थ होता है किसी समाज या उस स्थिति में जिससे समाज में समान अधिकार, मतलब कि इक्वालिटी, इसको हम बोलते हैं, सबको समान अवसर दिया जाए। तो ये हैं आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। इसके बाद है, हमारे देश में संविधान के क्या क्या कार्य हैं? हमारे देश में संविधान के क्या कार्य हैं? सरकार की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण, समानता का सुनिश्चित करना, भेदभाव को रोकना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। हमारे संविधान कैसे असाधारण है, कैसे बिल्कुल अलग है? हमारा संविधान सभी सामूहिक समूहों और राजनीतिक दलों के द्वारा सभी स्वीकार्य है, इसलिए हमारा संविधान असाधारण है। यानी हमारे संविधान को सभी राजनीतिक दल और सभी इसको मानते हैं, इसको सर्वोच्च मानते हैं, तभी इसी की शपथ लेते हैं, तभी अपने देश में कार्य करना स्टार्ट करते हैं। ये इसलिए हमारे लिए क्या है? असाधारण है। संविधान क्यों जरूरी है? वही भाई, समानता के लिए, विवादों को रोकने के लिए, ठीक है, कानून को बनाए रखने के लिए। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी मैं, वहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरी को फॉलो कर लें, बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग ऐप है। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर, अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ऑडियो में सुन सकते हैं। रिवीजन में करवाती हूँ उसको ऑडियो सुन सकते हैं। डेटा बहुत कम खर्च होता है। और टेलीग्राम चैनल कर लो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, उसका PDF मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से किसी भी ऐप को डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए और बन जाइए फैमिली का मेंबर। बाय बाय।